8। आज इतवार है, पर दास साहब के दैनिक कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज की तरह पौ फटने से पहले ही वे गीली धूप पर निकल आए हैं। इसी समय पांडे जी आते हैं उनके पास। इधर पिछले कुछ दिनों से तो नियम सा बन गया है ये। अलग अलग मोर्चे पर होने वाली गतिविधियों से परिचित करवाते हैं पांडे जी और अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है। अपनी सजगता और व्यवहार कुशलता से पांडे जी एकदम दाहिने हाथ बन गए हैं दास साहब के। लगन और निष्ठा से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ये देखना हो तो पांडे जी को देखे कोई। दास साहब खुद उदाहरण की तरह पेश करते हैं इनका नाम सबके सामने। कहने को कोई भी पद ओहदा नहीं, पर बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान तोपनुमा हस्तियां पांडे जी की कृपा दृष्टि के लिए आगे पीछे घूमती रहती हैं। अपने इस महत्व के प्रति पूरी तरह सजग रहने के बावजूद किसी तरह का गर्व या व्यवहार में अखड़ता नहीं है इनके, इसीलिए बहुत लोकप्रिय है सबके बीच। आजकल दास साहब के दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सवेरे का यह आधा घंटा ही होता है, जिसमें वे पांडे जी के साथ विचार विमर्श करते हैं। ये समय सोच समझकर ही तय किया है दास साहब ने। सवेरे मन मस्तिष्क एकदम तरोताजा रहते हैं और गंभीर जटिल बातें भी सहज होकर ही मन में उतरती हैं। पर इसके बावजूद दास साहब ने एक आदेश दे रखा है पांडे जी को कि कभी 3-4 मसलों पर एक साथ बातचीत करनी हो तो हमेशा पहले हल्के फुल्के मसले से ही बात शुरू करें। गंभीर बातें ऐसा जकड़ लेती हैं दिमाग को कि फिर मामूली बातों में भी काम नहीं करता कभी कभी। और आजकल तो 10-10 मोर्चे एक साथ संभालने पड़ रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि चुनाव की यह मामूली सी लड़ाई इतने मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी उन्हें। वैसे शायद स्थिति इतनी विकट नहीं होती, पर बिसु की मौत को मोहरा बनाकर अनेक अवांछित तत्व उभर आए हैं। आज तो जिसे देखो वही बिसु के नाम का हथियार भांजता चला आ रहा है, वे फिर अपनी ही पार्टी के लोचन और राव हो या विरोधी पार्टी के सुकुल बाबू। उन्हें तो सभी से निपटना होता है। वैसे एकाएक परेशान नहीं होते दास साहब, फिर भी हर समय सजग और चौकन्ना तो रहना ही पड़ता है और हर क्षण की यह अतिरिक्त सजगता थका देती है आदमी को। पौ फटने से काफी देर बाद तक भी जब पांडे जी नहीं आए तो दास साहब भीतर आ गए। जरूर कहीं फंस गया होगा, या ये भी हो सकता है कि रात को लौट ही नहीं पाया हो सरोहा से। प्रतीक्षा में समय बर्बाद करने से लाभ, सो वे नहाने घुस गए। पर नहाकर निकले तो पांडे जी को प्रतीक्षा करते पाया। आश्वस्त हुए दास साहब, स्नेह से पूछा, चाय के लिए बोल दिया या कहूं? पर पांडे जी जवाब देते उसके पहले ही नौकर एक ट्रे में चाय और एक गिलास दूध लेकर घुसा तो दास साहब ने मुस्कुराकर कहा, वाह, पांडे का छोटे से छोटा काम भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। ढील नहीं रहती कहीं भी। आजकल पांडे जी की प्रशंसा का कोई भी मौका छोड़ते नहीं दास साहब। तहमद की तरह लिपटी हुई धोती को ठीक से पहनकर मसनद पर टिककर बैठते हुए दास साहब ने पूछा, हाँ तो अब सुनाओ। दास साहब की ओर दूध का गिलास बढ़ाकर अपने कप में चाय डालते हुए पांडे जी ने सबसे पहले सूचना दी, अगले सप्ताह होने वाली सुकुल जी की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है। समझ लीजिए 75-80 हजार आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ सोचने लगे दास साहब। आप कहें तो 2 दिन के लिए बसों और ट्रकों के आने पर पाबंदी लगा दी जाए? नहीं, तत्काल गर्दन हिलाई दास साहब ने, अनुचित होगा ये। मात्र रैली के लिए ऐसी पाबंदी लगाना अनैतिक है, बल्कि कहूंगा गैरकानूनी है। फिर एक क्षण रुककर बोले, पुलिस का पूरा प्रबंध होना चाहिए और सख्त हिदायत के साथ कि किसी तरह की भी अशोभनीय घटना न घटे। प्रजातंत्र में प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते, ऐसी बातों में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं रहती दास साहब के मन में। सोच लीजिए, चुनाव के करीब इतनी बड़ी रैली होने का मतलब क्या होता है? असर तो पड़ता ही है हवा का रुख बदलने में। सुकुल बाबू का अनुमान कुछ। सुकुल बाबू का नहीं, यह मेरा अनुमान है, जिसे कम करके ही रखा है मैंने। देखिएगा, 1 लाख आदमी ही जुटेगा उस दिन। अच्छा, 2 समय का खाना और 5 रुपया प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों के लिए भी 2-2 रुपए दिए जाएंगे। लोगों का क्या है, मजदूरी नहीं की और मौज कर ली, पूरे कुनबे ने बच्चों के पैसे और खाना मुफ्त। राजनीतिक स्वर और आदमी के वोट की कीमत को 5 रुपए पर उतार दिया जाए, बड़ी शोचनीय स्थिति है ये। पर किया क्या जा सकता है? मैं मौजूदा संकट की बात कर रहा हूँ। क्या इस रैली को रोका जा सकता है किसी तरह, या रोका जाना चाहिए? तुम चाहते हो हम भी उनके स्तर पर उतर आएं? मेरे लिए यह संभव नहीं। पर इसमें परेशान होने की क्या बात है? किराए की रैलियां और प्रदर्शन तो सुकुल बाबू ने पिछले चुनाव में भी बहुत करवाए थे, उन सब से हुआ क्या? हम तो अपने ठोस कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से चलाएंगे। मात्र चुनाव जीतना नहीं, इस वर्ग की स्थिति सुधारना हमारा लक्ष्य है। घरेलू उद्योग योजना की पहली किश्त पहुंच गई लोगों के पास? जिनके पास नहीं पहुंची है, उनके पास पहुंचा दो। इस काम की रिपोर्ट तो रोज ही देते हैं पांडे जी, सो उसे दोहराने की जरूरत नहीं समझी उन्होंने।
दास साहब की बात से अपने लिए जो निष्कर्ष निकाला सिर्फ उसे दोहरा दिया, तो रैली में किसी तरह की कोई बाधा या अड़चन डालने की कोशिश न की जाए। नहीं, इस तरह के अपने निर्णयों पर हमेशा अडिग ही रहते हैं दास साहब। तब दूसरी बात उठाई पांडे जी ने, राव और चौधरी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं अपने लिए। वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय पर नजर है उनकी। दे सकेंगे आप? दे तो आने को तैयार ही बैठे हैं क्या? दास साहब को जैसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ तो पांडे जी ने अपनी बात दोहरा दी। आदमी जब अपनी सीमा और सामर्थ्य को भूलकर कामना करने लगे तो समझ लो पतन की दिशा में उसका कदम बढ़ गया। मूर्ख है दोनों। और चौधरी, उसकी क्या औकात भला? जो मिला है उसके लायक भी नहीं है वो तो। मैंने उन्हें 9 बजे आपसे मिलने के लिए कह दिया है। फिर एक क्षण रुककर बोले, लेकिन राव को जरूर कुछ न कुछ देना होगा। मैंने खूब बारीकी से सारी स्थिति देख ली। बापट और मेहता के आ जाने के बाद भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती, डामाडोल सी रहती है। लोचन तो अपनी जगह अडिग है ही, उससे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, राव निकल आता है तो फिर लोचन के पांव तले भी जमीन नहीं रहेगी। स्थिति शीशे की तरह साफ कर दी पांडे जी ने। बात करके देखते हैं। वैसे इनमें और लोचन में भी कुछ खींचतान सी चल रही है। कल पहले वाला सा तेवर नहीं था राव की बात में, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा और बहुत झुकना भी नहीं पड़ेगा। सौदेबाजी पर टिके संबंधों में कहीं स्थायित्व हो सकता है भला, और इन बातों पर नाजायज तरीके से झुकना मेरा उसूल नहीं। तुम चिंता मत करो, इस मामले से मैं निपट लूंगा, आश्वस्त किया दास साहब ने। आपके रहते किसी को भी चिंता करने की जरूरत रहती है भला? यह भाषा मुसाहिबों को शोभाती है, तुम्हें नहीं, और मुसाहिबगिरी का जमाना अब गया। तुरंत टोक दिया दास साहब ने तो हल्के से खिसिया गए पांडे जी। इन दो हल्के फुल्के मामलों को निपटाने के बाद थोड़ा गंभीर मसला रखा पांडे जी ने। ये सक्सेन वाली बयानबाजी बहुत महंगी पड़ गई हमको। सारे गांव का वातावरण खराब कर दिया है इसने। बेसू के सीधे सपाट केस में भी जाने क्या क्या तिकड़म निकालकर रोज गांव जाते रहे हैं सक्सेना। बिला वजह की सनसनी और असंतोष। एक वो बिंदा, वैसे ही करेला, ऊपर से चढ़ने को नीम मिल गया। पिछले 3 दिनों में 4 तो वारदातें हो गई हैं मारपीट की, सब में बिंदा। बहुत गौर से सुन रहे हैं दास साहब सारी बातचीत। सुना है कुछ प्रमाण लेकर दिल्ली जा रहा है बिंदा, और सक्सेना ही दिशा दिखा रहे हैं उसे। चुनाव के समय इन सारी बातों का उठना। सुकुल बाबू के लोग हैं कि इस बात का जोर शोर से प्रचार करने में लगे हैं। बिंदा का नाम मन में उतर गया दास साहब के, और अपने भाषण वाले दिन का व्यवहार भी याद आया, पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। केवल इतना ही कहा, सुना है, मैंने खुद फाइल मंगवा ली है सक्सेना की, और DIG से कह दिया है कि वे मामला अपने हाथों में ले ले। बात केवल इतनी ही नहीं है, जोरावर बहुत बिगड़ा हुआ है इस सब से। सक्सेना ने सरपंच और जोरावर के बयान बड़ी सख्ती से लिए, और व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा इन लोगों के साथ। सक्सेना को भेजने का निर्णय ही गलत रहा। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। DIG ने कहा था कि सक्सेना का रवैया। अब स्थिति यह हो गई है कि दास साहब की बात को बीच में ही काटकर आज के सबसे महत्वपूर्ण मसले को रहस्योद्घाटन की तरह पेश किया। जोरावर खुद खड़ा हो रहा है क्या? सचमुच चौंके दास साहब। वैसे साधारणतः पांडे जी जो खबरें लाते हैं उनमें से करीब 80% खबरें दास साहब के पास किसी न किसी रूप में पहले ही पहुंच चुकी होती हैं, पर इस बात का तो कहीं से भी आभास तक नहीं मिला। विश्वास नहीं हो रहा दास साहब को। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा निर्णय ले लिया बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे। आश्चर्य। कल रात 2 घंटे तक सिर खपाया है उसके साथ बैठकर, अपनी बात की सच्चाई का प्रमाण दे दिया पांडे जी ने। आज शाम को मिलने आ रहा है आपके पास, रात यहीं रहेगा और कल अपना नामांकन पत्र भरेगा। परसों अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। दास साहब सचमुच विचलित हो गए इस बात से, पर जल्दी ही साध लिया अपने को। ये सब काशी का करिश्मा है। जो थोड़ी बहुत कसर रही होगी वो सक्सेना ने पूरी कर दी। इस घरेलू उद्योग योजना से भी बहुत नाराज है जोरावर, और मन उनका काशी के करिश्मे में उलझ गया। लेकिन जोरावर अपने 35% वोटों को लेकर जीतने से तो रहा। हरिजन या पिछड़ी जातियों का तो एक वोट भी उसे नहीं मिलता, फिर तो क्या रहा खड़े होने में? कुछ समझ नहीं आता। बात सचमुच दास साहब के भी कुछ समझ में नहीं आ रही। जोरावर भी कोई मोल भाव करना चाहता है क्या उनसे? पर किस तरह का? उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ किया है दास साहब ने, उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही चाहिए। सो ये कीमत चुका रहा है वो। पर आज किसको क्या कहो, नैतिकता किसी में रह भी गई है। उसके खड़े होने का सीधा फायदा होगा सकल बाबू को। 2 और 4 वाले इस सीधे से हिसाब पर टिप्पणी करना बेकार लगा दास साहब को। उन्होंने केवल इतना ही पूछा, तुमसे क्या बात हुई उसकी? यही सब उसे बाकायदा समझाया, पर उस जाट आदमी के कुछ समझ में आए तब न।
एक ही रट लगाए हुए है, खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी। हूँ। एक लंबी हंकार के साथ समस्या को भीतर उतार लिया दास साहब ने। थोड़ी देर बाद अपने भीतर से उभरे तो काफी सजग हो चले थे। चेहरे पर छाई परेशानी की हल्की सी झलक भी दूर हो चुकी थी। बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में पूछा, और कोई बात? नहीं। लखन के क्या समाचार हैं? उसे संभालते रहना, घबराता बहुत जल्दी है, 2 दिन से आया भी नहीं, काफी उत्साह में है, भाषण वाषण अच्छा दे देता है आजकल, अब चुनाव तक के लिए सरोहा में जमा दिया है उसे, लोगों में कुछ कुछ जगह भी बना रहा है अपनी, अच्छी बात है ये तो। लोगों के बीच ही नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना ही असली उद्देश्य है हमारा, तो अब चलूं। घड़ी देखते ही पांडेजी ने उठने की मुद्रा बनाई। दास साहब ने हल्के से सिर हिलाकर स्वीकृति दी और पांडेजी के जाने के बाद योगासन करने के लिए वे अपने शयन कक्ष में चले गए। ठीक 9 बजे अपने घरेलू दफ्तर में ही राव और चौधरी का स्वागत किया दास साहब ने, आओ आओ, और जब दोनों बैठ गए तो बिना किसी भूमिका के एकदम सीधे ही बात शुरू की। अब 5 मंत्रियों ने त्यागपत्र देने का फैसला किया था। उनमें से 2 ने तो अपना विचार छोड़ दिया, लिखित पत्र भी भेज दिया है मेरे पास। सामने पेपरवेट के नीचे फड़फड़ाते कागज की ओर इशारा किया दास साहब ने। आवाज में मुख्यमंत्री वाली गरिमा भी है और कड़क भी। फिर अपनी नजरें राव के चेहरे पर गड़ाते हुए पूछा, अब आप लोगों का क्या इरादा है? दास साहब की बात की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई राव के चेहरे पर। कल ही उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि बापट और मेहता ने अपना कदम वापस खींच लिया है, लेकिन क्या समझौता हुआ है यह नहीं जान सके थे, इसलिए पूछा, क्या दिया है आपने उन लोगों को? लेन देन की बात तो शायद आप लोग करने आए हैं, कीजिए। दास साहब को कुपित होते हुए कम ही लोगों ने देखा होगा, पर जब होते हैं तो उनका स्वर और तेवर सामने वाले को भीतर तक थरथरा देने की क्षमता रखते हैं। स्वर में आवेश कति नहीं होता, पर इस हद तक का ठंडापन की सुनने वाला जम जाए पूरी तरह। राव की कंजी आंखों की चमक बुझने सी लगी और चौधरी राव का मुंह देखने लगा। आखिर राव ने हिम्मत करके कहा, देखिए दास साहब, इधर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते उसकी जिम्मेदारी तो हम पर भी आती ही है, मगर उन सब बातों को हम अपना समर्थन कति नहीं दे सकते बल्कि विरोध करते हैं। आखिर हमारे भी तो कुछ सिद्धांत हैं। बड़ी नाटकीय मुद्रा में दास साहब ने राव का वाक्य पूरा किया, फिर थोड़े सख्त लहजे में कहा, ये लोचन की भाषा उसी के लिए रहने दो, तुम्हारे मुंह पर जरा भी नहीं सोहती। भीतर ही भीतर कट गया राव। लोचन बाबू के अति आदर्शवादी रवैये से थोड़ी परेशानी तो हो ही रही थी, फिर भी उन्हें जैसे तैसे साध कर रख रहे थे, पर बापट और मेहता तो एकदम लंगी लगाकर ही चल दिए। औंधे मुंह तो अभी भी नहीं गिरे हैं, पर थोड़ा लड़खड़ा तो गए ही, वरना आज से 1 सप्ताह पहले वाली स्थिति होती तो दास साहब वाली कड़क उनकी अपनी आवाज में होती और दास साहब सामने बैठकर रिरियाते होते, ये लोचन बाबू का आदर्शवाद ले डूबा हम सबको, इसी वजह से बापट मेहता गए, और जरा लचक नहीं रखी अपने भीतर तो हम भी कहीं नहीं रहेंगे। फिर भी अपने को भरसक नियंत्रित करके राव ने कहा, ये तो आप मानेंगे कि जब मंत्रिमंडल बना था तो हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ था, लेकिन उस समय स्थिति की मांग ऐसी थी कि हम चुप कर गए। अब आप मंत्रिमंडल को रीशफल करने की बात सोच ही रहे हैं तो कम से कम इस समय तो हमें हमारा ड्यू मिल ही जाना चाहिए। क्या है आपका ड्यू? सीधा सा प्रश्न रखा दास साहब ने। राव की कंजी आंखों में फिर चमक कौंध गई। पता नहीं कितने पर पटाया है दास साहब ने बापट और मेहता को। अपने लिए क्या मांगे, एकाएक कुछ समझ नहीं पाए राव। एक क्षण सोचकर जवाब दिया, लोचन भैया, मेरे और चौधरी के समर्थक आज भी आपके मंत्रिमंडल के सामने संकट खड़ा कर सकते हैं। बापट और मेहता से कोई खास फर्क नहीं हुआ है सारी स्थिति में। उनके समर्थकों की संख्या ही कितनी थी भला? कायापन उभरने लगा राव की आंखों में। भाव बढ़ा रहे हो अपना? दास साहब ने भी उतने ही कायापन से पूछा। वैसे स्वभाव में दूर दूर तक कायापन नहीं है दास साहब के। उनके भव्य और गरिमा में व्यक्तित्व को शोभा ही नहीं देती है यह अदा, पर कभी कभी अपनानी पड़ती है मजबूरी में। नहीं, केवल अपनी स्थिति साफ कर रहा हूँ, संक्षिप्त सा उत्तर राव ने भी दिया। स्थिति नहीं, अपनी मांग साफ करो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर पशोपेश में पड़ गए राव। दास साहब का रुख भी बहुत अनुकूल नहीं लग रहा था और स्थिति भी पहले जैसी पुख्ता नहीं रही, इसलिए सीधे सीधे अपनी मांग रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। बात को लाइन से उतारकर थोड़ा सा घुमाया राव ने। सुकुल बाबू की रैली बहुत जोरदार होने जा रही है, इस दिशा में हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वरना चुनाव पर इसका कुछ सोचा है आपने? व्यंग्य भरी एक हल्की सी मुस्कुराहट दास साहब के होठों पर फैल गई। ओढ़े हुए सिद्धांत ही इतनी जल्दी साथ छोड़ देते हैं। फिर एक क्षण रुके और राव के खिसियाहट भरे चेहरे पर नजर गड़ाए गड़ाए बात पूरी की। चाहूं तो इंक्वायरी भी बिठा सकता हूं कि रैली के नाम पर पानी की तरह बहाया जाने वाला ये रुपया कहाँ से आया, पर नहीं,
ये घटियापन मैं करूंगा नहीं। राजनीति मेरे लिए स्वार्थ नीति नहीं है और चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ ले। राव का चेहरा बुझने लगा। पांव के नीचे पुख्ता जमीन हुए बिना ऐसी धार नहीं आ सकती थी दास साहब की आवाज में। लगता है अपना पक्ष पूरी तरह मजबूत कर लिया है दास साहब ने। तब क्या कहें वो, तुमने अपनी मांग नहीं रखी? बात को वापस लाइन पर ले आए दास साहब, पर राव सचमुच ही लाइन से उखड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। झिझकते हुए कहा, आप हमें हमारा ड्यू जरूर दीजिए। ड्यू? हूँ। अब दास साहब ने बात का सिरा अपने हाथ में लिया। लोचन से क्या आश्वासन मिला था? प्रश्न पूछने के साथ ही उनकी आंखों में एक खास पैनापन उभर आया, जिसके सामने आदमी आसानी से झूठ नहीं बोल सकता। लोचन भैया ने ब्लैंक चेक दे दिया है हमें। समझ लीजिए, गृह और वित्त सुरक्षित ही है हमारे लिए। दास साहब हंसे और थोड़ी देर तक हंसते ही रहे। उस हंसी में उपहास था, विनोद था, या व्यंग्य समझ नहीं पाए राव। जिसके अकाउंट में कुछ हो ही नहीं, वही बड़े खुले हाथ से बांट सकता है इस तरह के ब्लैंक चेक। फिर एकदम गंभीर होकर समझाने के लहजे में बोले, देखो राव और चौधरी, राजनीति में तुम लोग बच्चे हो अभी। आदमी की पहचान भी नहीं तुमको। फिर एक क्षण रुककर बोले, उम्र में लोचन भी कोई ज्यादा नहीं है तुमसे, पर आदर्श और सिद्धांतों की आड़ में राजनीतिक दांवपेंच खेलना खूब जानता है। इसीलिए कभी सम्मान नहीं जगा पाया मैं उसके लिए अपने मन में। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने राव के चेहरे पर नजरें गड़ा दी, पर वहां कोई खास प्रतिक्रिया थी नहीं था तो हल्का सा अविश्वास का भाव। उसे ही मिटाने के लिए दास साहब ने बात आगे बढ़ाई। सुकुल बाबू की विधानसभा में जब विधायक था तो उसने हवा का रुख भांप लिया था और समझ लिया कि जल्दी ही दिन पूरे होने वाले हैं। अब सुकुल बाबू के झट से त्यागपत्र दिया और विद्रोह की मुद्रा अपनाकर खड़ा हो गया। बाद में विद्रोह की कीमत वसूल की और यहाँ शिक्षा मंत्री बन गया। अब सुकुल बाबू से मोल भाव और हमसे विरोध चल रहा है उसका, जिसके सारे सिद्धांत और आदर्श, सारा विरोध और विद्रोह मात्र अपना भाव बढ़ाने के लिए हो, उसके लिए किसी तरह का सम्मान या सद्भाव नहीं रहता मेरे मन में। सुकुल बाबू के साथ वे क्यों जाएं? इस पार्टी में रहकर वे जरा सी होशियारी बरते और चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोचन की आदर्शवादिता को लेकर चाहे जितना भी मलाल हो राव के मन में, पर दास साहब के इस आरोप ने सचमुच कहीं बुरी तरह आहत किया उनको। चुप नहीं रह सके वह। कति बुरा नहीं माना दास साहब ने राव की इस बात का, बल्कि हंसे। महज विनोद में लिपटी हंसी। अपने साथ रखकर हवा में खूब ऊंचे तक उड़ना सिखा दिया है लोचन ने तुम लोगों को भी। देखो भाई, मैं बहुत ऊंचे तक तो नहीं ले जा सकता, पर जहां तक ले जाता हूं वहां खड़े होने के लिए कम से कम पांव के नीचे जमीन जरूर देता हूं। मेरे साथ चलने वालों के सामने औंधे मुंह गिरने का खतरा कति नहीं रहता। अब तुम सोच लो। एक तरह से समझौते का हाथ बढ़ा दिया दास साहब ने तो अपनी तरफ से। अब राव की बारी है। पर राव और चौधरी दोनों चुप। देखो, अनुशासन मेरे मंत्रिमंडल की पहली और अनिवार्य शर्त है। लोचन के रवैये से मैं ही नहीं, अप्पा साहब तक बहुत दुखी और परेशान है। आखिर हमें उसे बर्खास्त करने का निर्णय लेना ही पड़ा। कल पत्र चला जाएगा। एक क्षण रुके दास साहब और फिर बात का समापन करते हुए कहा, शिक्षा मंत्री का पद खाली हो रहा है। राव, तुम संभालो इस भार को। लोचन ने वैसे भी कोई संतोषजनक काम किया नहीं इस क्षेत्र में। मेरे हिसाब में सबसे महत्वपूर्ण है ये पद। भावी पीढ़ी का निर्माण करने का सारा दायित्व इसी मंत्रालय पर है। स्वीकारो इस चुनौती को। भावी पीढ़ी का निर्माण करने की दिशा में राव का कोई विशेष उत्साह नहीं। उसका ध्यान तो अपनी पीढ़ी पर भी नहीं, केवल अपने पर टिका हुआ है। फिर भी इस प्रस्ताव पर बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर किए अपनी कंजी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए राव ने पूछा, और चौधरी के लिए? वे जहां हैं फिलहाल वहीं रहे। करना चाहे तो वहीं बहुत कुछ है करने को। वैसे भी मैं चुनाव के पहले तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। अंतिम वाक्य दास साहब ने कुछ इस तरह कहा कि उसमें बात का समापन भी था और उन दोनों के लिए उठने का संकेत भी। चौधरी का चेहरा एकदम ही बुझ गया। जब से आया एक शब्द भी वो नहीं बोला था और दास साहब की इस बात से तो उसकी आवाज भी कुंद हो गई। उठते उठते राव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बापट और मेहता को आखिर आप? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। अभी कुछ नहीं दिया। बात को पूरा भी कर दिया और जवाब भी दे दिया दास साहब ने, और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल समझाने भर से समझ जाते हैं, पर कुछ जिद्दी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मनचाही चीज लिए बिना मानते ही नहीं। राव हल्के से खिसिया गए। मन तो हुआ कहें, मनचाही चीज कहाँ मिल रही है, पर चुप ही रहे। बापट और मेहता केवल बातों से मान जाएं, विश्वास नहीं होता इस पर। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य के लिए कोई आश्वासन मिला हो, पर वो खुद क्या करे? केवल इतना ही कहा, कल तक सोचकर जवाब दूंगा। प्रशासनिक लोगों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यही तो विशेषता होती है उनकी। खैर, देख लो।
राव और चौधरी के जाने के बाद दा साहब ने अप्पा साहब को फोन किया, लोचन की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूँ। मंत्रिमंडल में अब वो नहीं रहेगा, पार्टी के बारे में आप तय करें। राव से भी अभी बात हो गई, सब ठीक ही है। लोचन के बारे में भी यदि एक बार फिर से सोच लेते। कुछ झिझकता सा स्वर सुनाई दिया अप्पा साहब का। नहीं अप्पा साहब, अनुशासन भंग करने वाले को साथ लेकर चलना मुश्किल होगा मेरे लिए, अंतिम निर्णय सुना दिया दा साहब ने। उधर से भी फिर कोई आग्रह नहीं हुआ, केवल इतना ही सुनाई दिया, बधाई। पर दा साहब को लगा कि शब्द ही बधाई का है, स्वर और भाव तो शायद बिल्कुल विपरीत ही थे। जोरावर, उम्र 40 साल, 6 फुटा गठीला शरीर, घनी नुकीली मूंछों और अपेक्षाकृत मोटे गदराए होठों ने एक खास ही तेवर दे रखा है उसके व्यक्तित्व को। टेरिकॉट या रॉ सिल्क का ढीला ढाला कुर्ता और पाजामा स्थायी वेशभूषा है उसकी। गले में काले धागे में बंधा तावीज और सोने की मोटी सी जंजीर। दोनों हाथों की उंगलियों में चांदी में जड़े रंग बिरंगे नगीनों की अंगूठियां। आधे से ज्यादा सरोहा जोरावर का ही है और वो पूरे सरोहा का बेताज बादशाह। लेकिन व्यक्तित्व में आभिजात्य की बू तक नहीं है कहीं भी, है तो केवल एक दर्प भरा उद्धत अहंकार। पिता की बड़ी इच्छा थी कि शहर जाकर ऊंची पढ़ाई करे जोरावर, पर गांव के मिडिल स्कूल से आगे बढ़ा ही नहीं। स्कूल में भी वो इस तरह जाता था मानो विद्यार्थी नहीं, मालिक हो वहां का। और सच पूछो तो मालिक था भी। बाप की मिल्कियत उसके सिर चढ़कर ही बोलती थी। जब दा साहब की कोठी में घुसा जोरावर तो रत्ती ने उठकर स्वागत किया, आए आए जोरावर जी। दा साहब, अप्पा साहब से मिलने गए हैं, आ जाएंगे 5 तक। जमुना बहन तो होंगी? वे अस्पताल गई हैं किसी बीमार को देखने के लिए, दोनों साथ ही लौटेंगे। पर आप बैठिए न, 4:30 बज ही गए हैं। और रत्ती ने पारिवारिक लोगों के लिए बैठने का ड्राइंग रूम खोल दिया, पंखा और कूलर चला दिए। इस घर में परिवार के सदस्य की तरह ही समझा जाता रहा है जोरावर। दास साहब आए तो कुछ इस भाव से स्वागत किया जोरावर का, मानो उसके अप्रत्याशित आगमन से आश्वस्त हो आए हो कहीं। बड़ा अच्छा किया कि तुम आ गए, वरना मैं बुलाने ही वाला था। आज पांडे आया ही नहीं, वरना उसी के हाथ संदेश भेजता। थोड़ा सा झूठ बोल गए दास साहब। बोलना पड़ता है कभी कभी परिस्थिति के दबाव से। जोरावर कुछ कहता उसके पहले ही उन्होंने पूछा, शरबत वरबत कुछ पिया या नहीं? फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, आम और शरबत भिजवाओ जोरावर के लिए। अभी पांडे जी से मुलाकात नहीं हुई है इसलिए, वरना आज इस तरह के आत्मीयता भरे स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी जोरावर को। बाहर रत्ती को कुछ आदेश देकर भीतर आए दास साहब और जोरावर की बगल में बैठ गए। आज सवेरे से तुम्हारी ही बात सोचता रहा मैं। क्यों? कल रात सक्सेन वाली फाइल मंगाकर देखी थी, परेशानी तो पैदा हो गई। कान खड़े हुए जोरावर के, लेकिन निहायत लापरवाही से अपने जोरावरी अंदाज में ही पूछा, क्या लिख दिया है उस हरामखोर ने अपनी फाइल में? इस बार दास साहब ने बड़ी चुभती सी नजर से देखा जोरावर को, मानो कह रहे हो कि यह भाषा और तेवर अब नहीं चल सकेगा। पर कहा इतना ही, तुमने यह अच्छा नहीं किया। एक परेशानी से जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रहे थे कि। क्या किया हमने? ललाट पर 3 सलवटे डालकर कड़क आवाज में पूछा उसने। मैं बेसू की बात कह रहा हूँ, सो हम भी समझ रहे हैं, पर हमारा उससे क्या लेना देना? दास साहब एकटक देखते रहे जोरावर को अपनी उसी सधी हुई पैनी नजर से, जो सामने वाले को चीरकर उसके आर पार देख लेती है। फिर बहुत ही सख्त आवाज में बोले, यह मत भूलो कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आंखें काफी तेज। न देखे तो हाथी तक को न देखे, पर उतर आए तो फिर चींटी तक भी नहीं बच सकती नजर से, न गिरफ्त से। और आपने उस सक्सेना को उतार दिया हमारे पीछे। पर उससे क्या क्या कर लेगा हमारा वह? कोई और होता तो एकदम भड़क जाता इस बेबुनियाद इल्जाम पर दास साहब के लिए कतई कोई अहमियत नहीं रखती ये बातें। तभी रत्ती एक फाइल लेकर घुसा और दास साहब के सामने पेश कर दी। दास साहब ने उसे लेकर बगल में रख लिया और उसे ही सहलाते हुए समझाने के लहजे में बोले, देखो जोरावर, जब आदमी अपने को ही धोखा देने लगता है तो मार खाता है निश्चय ही। ये महीन बातें नहीं समझता जोरावर, इसलिए सीधे ही पूछा, आप साफ बताओ, क्या लिखा है उस सक्सेना ने हमारे खिलाफ अपनी फाइल में? दास साहब भी बात साफ बताना चाह रहे हैं, पर उठाकर सीधा पत्थर ही मारे, ये स्वभाव नहीं उनका। पुता की दुकान पर 2 लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को बेसू ने, और वही आखिरी चीज थी तो उसके पेट में गई थी। लौंडे लपाड़ों के साथ चाय बीड़ी तो वो पीता ही रहता था। बिना जरा भी परेशान हुए बात ऊपर से ही उड़ा दी जोरावर ने। लड़के सरोहा के नहीं, टिटरी गांव के थे। दास साहब की सतर्क नजर एक क्षण को भी नहीं हट रही है जोरावर के चेहरे से। आसपास के गांवों में तो भटकता रहता था वो बेसुआ, कुछ काम धाम तो था नहीं उस हरामखोर के पास करने को। उन लड़कों के बयान है इस फाइल में, सक्सेना ने जिनके बयान लिए हैं, हमें मालूम है वो सब। कोई लड़कों वड़कों के बयान नहीं लिए हैं सक्सेना ने,
पर अब रंग उड़ने लगा है जोरावर के चेहरे का और बड़ी परवाह से ओढ़ी गई यह लापरवाही ढक नहीं पा रही है उसके बदरंग होते चेहरे को। पुलिस के सब काम सबको मालूम होने लगे तो फिर पुलिस ही क्या हुई वह? उन्होंने कबूल किया है कि उनके पास एक मोटी रकम भी मिली है जो उन्हें। बात अधूरी छोड़ दी दास साहब ने और फिर हाथ से फाइल सहलाने लगे। इस बार जोरावर चुप, एक निहायत ही नामालूम सा निश्वास छोड़ा दास साहब ने। तभी भीतर से आम और शरबत आया। दास साहब ने सख्ती को स्नेह में बदलकर कहा, लो खाओ, लखनऊ से आया है दशहरी का टोकरा। नौकर के चले जाने के बाद उन्होंने बात फिर से शुरू की, पर स्वर और तेवर पहले वाला नहीं था। यह सही है कि मैं जब किसी का हाथ पकड़ता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता, स्वभाव है मेरा, पर कोई इसे दुर्बलता समझकर नाजायज फायदा उठाना चाहे तो। अधूरे वाक्य को उन्होंने शब्दों से नहीं, नजरों से पूरा कर दिया। पर नजरों की भाषा समझने का माद्दा नहीं जोरावर का। उसने तो शब्दों को ही पकड़ा। नाजायज पैदा तो आप उठा रहे हैं हमारी दोस्ती का आजकल। मैं इस उल्टे आरोप का कोई तुक समझ में नहीं आया दास साहब की। और क्या, अब ये जो हरिजनों को माथे चढ़ाने के सारे धंधे आपने शुरू किए हैं, जड़ खोदना ही हुआ हमारी एक तरह से यह। हल्के से मुस्कुराए दास साहब। समझाने के लहजे में बोले, जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो चीजें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वे आज भी पूरी तरह नहीं हो रही। दुर्भाग्य है इस देश का ये, बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा जमाना। हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। तुम्हारी यह जिद और जाटपना एक दिन ले डूबेगा तुम्हें। इसमें जिद की क्या बात हुई दास साहब? इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुकाकर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी। और ये ससुरे सीना तानकर आंख में आंख गाड़कर बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता ये सब हमसे। दास साहब इस पुश्तैनी बड़प्पन से घसीटकर जोरावर को फिर नीचे लाए। खैर, ये सब बात की बातें हैं, चिंता मुझे इस समय इस फाइल की है। बात जबानी रहे तब तक कुछ नहीं, पर एक बार फाइल में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जोरावर सचमुच जमीन पर आ गया। दास साहब के स्वर से इतना तो समझ गया कि बात चिंता की है। अब जो भी है आपको ही सुलटना है। हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी है ये। दास साहब कुछ बोले नहीं। लगा किसी गहरे सोच में डूबे हैं जैसे। जोरावर ने ही कहा, हम क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया? दास साहब ने नजरों से ही प्रश्न पूछ लिया। इस बार हमने भी सोचा कि चुनाव लड़ ले। फॉर्म भरने को आए थे, आप कहें तो भर दे क्या? दास साहब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। बिना किसी झिझक के जोरावर ने अपनी बात दोहरा दी। दास साहब एकटक चेहरा देखते रहे उसका और उनके अपने चेहरे पर सख्ती की परत चढ़ने लगी। बहुत ठंडी और सख्त आवाज में उन्होंने कहा, उधर बिस्सू ने आगजनी के जो प्रमाण जुटाए थे उन्हें लेकर बिंदा दिल्ली जाने वाला है। इधर सक्सेना ने सारे प्रमाण जुटा लिए हैं और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें जेल। हम आपसे पूछने तो आए हैं दास साहब, फॉर्म अभी भरा तो नहीं? नहीं, भरना हो तो जरूर भरो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, बल्कि एक तरह से मुक्त होऊंगा। आप तो नाराज होने लगे दास साहब। कहा न, मन में आया सो पूछने को चले आए। कौन अभी खड़े हो गए हैं? इतने में जमुना बहन ने आकर कहा, खाना यहीं खाकर जाना जोरावर। इस बार तो 15 दिन बाद ही आए होगे शायद, खाना तो खाएंगे ही, इसमें कहना क्या? खाने पर भी बातचीत के विषय को दास साहब ने फाइल से ज्यादा इधर उधर नहीं सरकने दिया, बल्कि स्थिति की सारी भयंकरता को उसके नंगेपन के साथ पेश कर दिया। खाना खाकर चलने से पहले एक बार जोरावर ने फिर कहा, आप देख लीजिए दास साहब, ये फैल फूल का मामला हम नहीं जानते। बस हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। फिर एक क्षण रुककर बोला, और ससुरे उस बिंदा को भी ठीक करवाओ। क्या फैल मचा रखे हैं उसने? तुम कुछ मत करना, सख्त हिदायत दी दास साहब ने। और जब वो चला गया तो फाइल को लेकर अपने निजी कमरे में गए और कुछ देर तक फाइल को उल्टते पलटते रहे। थोड़ी देर बाद फोन पर रत्ती को आदेश दिया कि डीआई जी सिन्हा को कह दो कि कल 8 बजे घर पर ही मिल ले। सामान्यतः सवेरे अपने घरेलू दफ्तर में नहीं बैठते दास साहब, पर आज डीआई जी से मिलने के लिए 7:45 बजे ही यहाँ बैठे हैं। सामने 2 फाइलें हैं और एक कागज में उन्होंने कुछ नोट कर रखा है। ठीक 8 बजे डीआई जी ने सेल्यूट ठोका तो गर्दन के हल्के से झटके से प्रत्युत्तर दिया दास साहब ने। आओ, और सामने रखी फाइल पर अपना पूरा पंजा फैलाकर बोले, मैंने ये फाइल देख ली है खूब अच्छी तरह। सक्सेना के लिए हुए बयान भी और आपकी रिपोर्ट भी। सिन्हा एकटक चेहरा देख रहे हैं दास साहब का। इस उम्मीद में है कि शायद कोई प्रशंसात्मक टिप्पणी सुनने को मिलेगी अपनी रिपोर्ट पर। सक्सेना के बारे में क्या राय है? बात रिपोर्ट से नहीं, सक्सेना से शुरू की दास साहब ने। सर, आदमी तो बहुत भला है। आई मीन
समझ नहीं आया कि वाक्य कैसे पूरा करें। जरूर होगा, पर यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो। मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। वैसे सर, गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे लगा था बहुत सही आदमी होंगे, इसलिए मैंने। सिन्हा ने सक्सेना का नाम सुझाया था, और इसीलिए अब अपने को थोड़ा अपराधी सा महसूस कर रहे हैं। तुम्हें उलाहना कति नहीं दे रहा, सिन्हा को एक प्रकार से आश्वस्त किया दास साहब ने। फिर बोले, पुलिस वालों में जैसी अंतर्दृष्टि, व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व का ओज होना चाहिए वैसा कुछ है नहीं सक्सेना में। फिर सक्सेना की सीआर को जरा सा खींचकर बोले, इसे भी देखा है मैंने। मेरी धारणा की पुष्टि ही करती है इसकी रिपोर्ट्स। जब जब महत्वपूर्ण काम सौंपा गया, परिणाम असंतोषजनक ही रहा। इसीलिए प्रमोशन के हर मौके पर तबादला करके इधर उधर भेज दिया गया है इन्हें। 2 मिनट को रुके दास साहब। सिन्हा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करे अपनी। पुलिस वालों की दृष्टि बहुत निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए, कुछ के साथ सीमातीत सद्व्यवहार और कुछ के साथ अकारण ही दुर्व्यवहार। असंतोष फैलता है ऐसी बातों से। मैंने उन्हें वहां असंतोष दूर करने के लिए भेजा था, फैलाने के लिए नहीं। सिन्हा मन ही मन सोच रहे हैं, ये तो बिस्मिल्लाह ही गलत हो गया। पता नहीं उनकी अपनी रिपोर्ट पर क्या सुनने को मिलेगा। उस पुत्र चाय वाले के बयान का तुक, बिला वजह चीजों को उलझाना अपनी महत्ता दिखाने के लिए आदमी करता है कभी कभी ये सब भी, पर मुझे पसंद नहीं। महत्ता हो आदमी में तो दिखानी नहीं पड़ती, अपने आप दिख जाती है। चेहरे पर गहरा असंतोष व्याप गया दास साहब के, और सिन्हा का अपराध बोध और गहरा गया। प्रांत की राजधानी में एसपी का पद कम महत्व का तो नहीं होता, तुम देख लेना। और सक्सेना की सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिन्हा के सामने सरका दी दास साहब ने। फिर बिसु वाली फाइल के पन्ने पलटने लगे। तुम्हारी रिपोर्ट भी देखी है मैंने, मेहनत से तैयार की गई लगती है। कृतज्ञ हो आए सिन्हा, पर दास साहब ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया ये भाव। मैंने भी सारे केस का अध्ययन किया है, बहुत गौर से। कुछ देर को रुके दास साहब। ऐसा लगता है कि निष्कर्ष तुम्हारे मन में पहले से था और रिपोर्ट बाद में तैयार की। होता है कभी कभी ऐसा भी कि दिमाग में एक बात बैठ जाती है तो फिर सारे निष्कर्ष उसी दिशा में निकले चले जाते हैं। थोड़े असमंजस में पड़ गए सिन्हा। कुछ समझ नहीं पाए कि दास साहब का संकेत किस ओर है। कुछ सकुचाते हुए बोले, लेकिन सर, ये तो बहुत साफ मामला है आत्महत्या का। और अगर मैं न माने तो? अपनी सूझबूझ और गहरी अंतर्दृष्टि से पुलिस वालों के निर्णय को चुनौती देते हुए दास साहब ने कहा, मुझे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुले दिमाग और तटस्थ दृष्टि से देखा तो पाया कि मैं तो बिल्कुल दूसरे नतीजे पर खड़ा हूँ। अजीब सी परेशानी घेर आई सिन्हा के चेहरे पर। दास साहब ने अपनी बात जारी रखी, क्रिमिनल साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ और गहन अध्ययन तो नहीं है मेरा, फिर भी थोड़ा अधिकार जरूर है। तुम लोग तो मास्टर हो इस लाइन के, और अपनी नजरें सीधे सिन्हा के चेहरे पर गड़ा दी। सिन्हा दास साहब के असली मुद्दे तक पहुंचने में ऐसे डूबे कि कुछ भी नहीं कहा गया उत्तर में। पर दास साहब को अपेक्षा भी नहीं थी शायद। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, चतुर अपराधी ही सबसे अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी। दास साहब एक क्षण को रुके और सीधे ही कहा, घटना वाले दिन बिंदा का गांव से अनुपस्थित होना और घटना के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया, संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। कति चौंके नहीं सिन्हा। क्षण भर पहले ही वे समझ गए थे कि दास साहब यही नाम लेने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने गौर से दास साहब को देखा और बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में न स्वीकार था न नकार, था तो एक विस्मय। पर दास साहब विचलित नहीं हुए इस दृष्टि से, बल्कि अपनी दृष्टि से थोड़ा सा आक्रोश घोलकर उन्होंने कहा, आश्चर्य है सक्सेना, या आपको ये बात सूझी तक नहीं? खैर, एक बार फिर सारे मामले पर नजर डालिए खुले दिमाग और पैनी नजर से। मुझे बिसु के हत्यारे को पकड़ना है, वचन दिया है मैंने गांव वालों को, और अब आप पर छोड़ रहा हूं ये काम। बिना किसी जवाब का मौका दिए ही दास साहब उठे और भीतर का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। दास साहब की अंतर्दृष्टि से उपजा यह निष्कर्ष, ये तेवर, ये तैश, ये स्वर उनके जाने के बाद भी जैसे वहीं बना रहा, और सिन्हा कुछ देर तक जहां के तहां खड़े रहे, जड़वत, अवाक और पूरी तरह विस्मय में डूबे।